देखिए, एक नए केयरगिवर या माता-पिता के रूप में हमेशा थका हुआ महसूस करना बिल्कुल आम बात है। वो बिना नींद वाली रातें, डायपर बदलने का वो अनथीन सिलसिला और बच्चे के लगातार रोने की आवाज़, सच कहूँ तो ये सब किसी को भी इस शंका में डाल सकता है कि क्या सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। इस थकान के बीच अक्सर दिमाग में यह सवाल आता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। लेकिन एक गहरी सांस लीजिए। न्यूरोसाइंस हमें एक ऐसा नजरिया देता है जो न सिर्फ इस थकावट के पीछे की वजह समझाता है, बल्कि एक बहुत बड़ी राहत भी देता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सोर्स मटेरियल पर आधारित इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि शुरुआती दिनों में एक बच्चे के पास हमारी मौजूदगी का विज्ञान आखिर क्या कहता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, विकसित होता हुआ शिशु का मस्तिष्क। दूसरा, सहनियमन और जुड़ाव। तीसरा, टॉडलर के मस्तिष्क को समझना। चौथा, नखरे और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। और अंत में परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुधार। तो चलिए ये सफर शुरू करते हैं। भाग 1, विकसित होता हुआ शिशु का मस्तिष्क। शुरुआत करते हैं जीवन के पहले 18 महीनों से। ये वो समय है जब मस्तिष्क इतनी तेजी से विकसित हो रहा होता है कि भविष्य की सारी भावनाओं और क्षमताओं की एक मजबूत नींव यहीं से तैयार होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये डेटा जरा ध्यान से सुनिए। एक नवजात शिशु के मस्तिष्क में हर एक सेकंड में 10 लाख से भी ज्यादा नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। 10 लाख हर सेकंड! जरा सोचिए, उस छोटे से बच्चे का मस्तिष्क हर पल एक विशाल, बेहद व्यस्त निर्माण स्थल की तरह काम कर रहा है। हमारे समाज में अक्सर कठोर रूटीन और स्लीप ट्रेनिंग को ही एक आदर्श तरीका माना जाता है, जो सच में बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन न्यूरोसाइंस की वास्तविकता कितनी सुकून देने वाली है। असल में कोई रूटीन ये काम नहीं कर रहा, बल्कि देखभाल करने वाले की शांत उपस्थिति और उनका भावनात्मक जुड़ाव ही बच्चे के दिमाग के उस ढांचे का, यानी न्यूरल आर्किटेक्चर का असली निर्माण कर रहा है। अब यहाँ होता क्या है कि जब एक छोटा बच्चा अचानक से बहुत तेज रोने लगता है या किसी आवाज से चौंक जाता है, तो वो कोई जिद नहीं कर रहा होता। दरअसल उनका नर्वस सिस्टम अभी इतना नाजुक है कि वो बस बाहरी दुनिया की नई नई संवेदी जानकारियों को प्रोसेस करना सीख रहा है। ये महज एक बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया है, कोई नखरा नहीं। हार्वर्ड की डॉक्टर सारा एल फ्रीडमैन इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से विज्ञान के धरातल पर रखती हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जब आप किसी बच्चे के रोने पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप उसे सिर्फ शांत नहीं कर रहे होते, आप सचमुच उस पल में उसके मस्तिष्क का निर्माण कर रहे होते हैं। भाग 2, सहनियमन और जुड़ाव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये को-रेगुलेशन या सहनियमन आखिर है क्या और कैसे एक वयस्क की शांत उपस्थिति शिशु के अंदर सुरक्षा की भावना को जन्म देती है। को-रेगुलेशन सुनने में शायद थोड़ा भारी या एकेडमिक शब्द लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। भावनाएं अकेले नहीं सीखी जाती। अगर बच्चे को रोने के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, तो वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना नहीं सीखता। इसके बजाय एक शांत और सुरक्षित इंसान के साथ जुड़ने से उसका नर्वस सिस्टम तनाव को संभालना सीखता है। हम सबने सुना है कि आधी रात को रोते हुए बच्चे को बार बार उठाओगे तो वो बिगड़ जाएगा, है ना? लेकिन विज्ञान इस अपराध बोध को पूरी तरह से दूर कर देता है। वास्तविकता ये है कि जब आप रोते हुए बच्चे को गले लगाते हैं, तो आप असल में उसके नर्वस सिस्टम को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो भविष्य में अपने तनाव को बेहतर ढंग से संभाल सके। इस बायोलॉजिकल विज्ञान को समझना वाकई गेम चेंजर है। देखिए, नींद सिर्फ आराम करने का समय नहीं है। ये वो वक्त है जब दिमाग में छटाई होती है और याददाश्त पक्की होती है। और वो जो बच्चा बार बार जागता है ना, वो कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि उसके तेजी से विकसित होते दिमाग का एक सीधा जैविक प्रतिबिंब है। इसके अलावा तेज रोशनी और आवाज से तनाव का हार्मोन यानी कॉर्टिसोल बढ़ता है। और हाँ, बच्चे से लगातार बात करते रहने से उनके दिमाग के भाषा केंद्र बहुत मजबूत होते हैं, भले ही वो अभी एक शब्द भी ना बोल पाएं। भाग 3, टॉडलर के मस्तिष्क को समझना। अब हम 18 से 36 महीने के उस रोमांचक चरण में प्रवेश करते हैं जहां केयरगिवर्स को नए व्यवहारिक बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क अब एक विस्फोटक नए दौर में पहुंच चुका है। यह सच में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। महज 3 साल की उम्र तक आते आते एक टॉडलर का मस्तिष्क वयस्क मस्तिष्क के आकार का 80% तक पहुंच जाता है। ऐसा दिमाग के अनावश्यक रास्तों की छंटाई, जिसे न्यूरल प्रूनिंग कहते हैं, और तंत्रिकाओं को मजबूत करने की प्रक्रिया माइलिनेशन के कारण होता है। विकास की ये गति सच में अविश्वसनीय है। यहाँ एग्जीक्यूटिव फंक्शन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ये दिमाग की वो संज्ञानात्मक टूलकिट है
जिससे हम योजना बनाते हैं, चीजें याद रखते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं। ये टॉडलर के सालों में बनना तो शुरू हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे, ये अभी भी बेहद नाजुक और पूरी तरह से अविकसित होता है। इस बात को यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की डॉक्टर एडेल डायमंड बहुत ही खूबसूरती से समझाती हैं। जब एक बच्चा अपना खिलौना शेयर करने से मना कर देता है, तो वो कोई बदमाशी या बुरी नीयत नहीं है। ये सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल संघर्ष है। उस स्थिति को संभालने के लिए उनके दिमाग का वो हिस्सा अभी पूरी तरह से तैयार ही नहीं हुआ है। भाग 4, नखरे और एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो चलिए अब उस विषय पर चलते हैं जो शायद केयर गिवर्स के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, बच्चे के नखरे यानी उनके टैंट्रम्स। आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? एक टैंट्रम के दौरान असल में बच्चे के दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा संरचनात्मक टकराव चल रहा होता है। उनका भावनाओं वाला हिस्सा, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, उनके तर्क करने वाले हिस्से पर पूरी तरह हावी हो जाता है। तो ये कोई जानबूझकर किया गया दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकल ओवरलोड है जिसे वो बच्चा संभाल नहीं पा रहा। डॉक्टर रॉस ग्रीन का ये मनोवैज्ञानिक नजरिया हमारे मुख्य विषय को एकदम स्पष्ट कर देता है। किसी छोटे बच्चे को जिद्दी कह देना या लेबल कर देना वास्तव में उसके विकास के एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर को खो देने जैसा है। ये उनके दिमाग के काम करने के तरीके को समझने में एक बहुत बड़ी चूक है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि एक टॉडलर को शायद ये याद ना रहे कि उसने दूध का गिलास कैसे गिराया था या उस दिन क्या घटना हुई थी, लेकिन उनका वो तेजी से विकसित होता हुआ मस्तिष्क उस वक्त केयरगिवर के लहजे और उस इमोशनल टोन को हमेशा के लिए दर्ज कर लेता है। भावनाएं तथ्यों से ज्यादा गहरी छाप छोड़ती हैं। भाग 5, परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है सुधार। और अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के अंतिम और शायद सबसे सुकून देने वाले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। परफेक्ट होने के दबाव से आज़ादी और रिश्तों को रिपेयर करने का महत्व। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के इन शानदार अध्ययनों से जो व्यावहारिक रणनीतियां निकलकर सामने आती हैं वो ये हैं। पहला, सहानुभूति के साथ जुड़ें। दूसरा, एक शांत और पूर्वानुमानित माहौल बनाएं। तीसरा, बच्चों को सुरक्षित रूप से आज़ाद होकर खेलने दें। और चौथा, जो सबसे अहम है, केयरगिवर्स का खुद का शांत रहना। गलतियां सबसे होती हैं, कभी कभी हम सब अपना आपा खो देते हैं, लेकिन असली बात हमेशा परफेक्ट होना नहीं है। असली बात यह है कि गलती के बाद आप बच्चे के साथ उस भावनात्मक रिश्ते को कैसे रिपेयर करते हैं। तो आखिर में इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। जरा इस पर गौर कीजिएगा कि एक इंसान के मस्तिष्क और उसके व्यक्तित्व को आकार देने में आपकी शांत उपस्थिति और सहानुभूति की कितनी विशाल शक्ति है। जब हम एक सुरक्षित मस्तिष्क के निर्माण के इस विज्ञान को समझ लेते हैं तो हर मुश्किल थोड़ी आसान लगने लगती है ना?